डीजल ट्रेन रिस्टोरेशन। रामगढ़ नाम का एक गांव रहता है। गांव नदी किनारे बसा हुआ था। उस नदी पर एक पुल बंधा हुआ था जो कि मजबूत नहीं था। गांव से बाहर जाने के लिए और आने के लिए बस वही एक रास्ता था, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक था। लोग वो पुल पार करने के लिए बहुत डरते थे, पर और कर भी क्या सकते थे। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। हाँ, वहाँ ट्रेन की पुरानी पटरी जरूर थी, पर ट्रेन नहीं चलती थी। उस गांव में आशीष नाम का एक लड़का रहता था। उस ट्रेन की पटरी को देखकर वो सोचता है, गांव के लोगों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। मुझे मेरे गांव वालों के लिए कुछ करना पड़ेगा। इस तरह से आशीष सोचता रहता है और गांव के ही पंचायत ऑफिस में जाता है और वहां वो कहता है, गांव के लोगों को गांव के बाहर आने जाने में बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, और तो और आने जाने के लिए कोई सुविधा भी नहीं है। इस वजह से गांव की तरक्की भी नहीं हो रही है। आप कुछ क्यों नहीं करते सर? आशीष की ये बात सुनकर वो ऑफिसर कहता है, अरे भाई, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्यों खाली पीली हमारा दिमाग चाट रहे हो? अरे सर, आप ही तो कर सकते हैं। आप गांव के लिए ट्रेन की मंजूरी दे दीजिए। अरे भाई, दे दीजिए मतलब क्या? केला है जो तोल कर तुम्हें दे दूं या बिना सोचे समझे दे दूं? चलो जाओ यहाँ से। सर, ट्रेन की पटरी तो पहले से ही है, आप बस ट्रेन की मंजूरी दे दीजिए। अरे उसकी तो बात ही मत करो। पता नहीं वो पटरी कहाँ खो गई है, और सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि वो गांव में आकर उस पटरी को खोजते बैठे। तो फिर नई पटरी बना दीजिए सर। नई पटरी? जैसे कि वो मेरे जेब में ही पड़ी हुई है। अरे भाई, जाओ यहाँ से। ट्रेन की मंजूरी इस गांव के लिए कभी नहीं मिल सकती। आशीष नाराज होकर वहां से चला जाता है। तभी उस गांव में आशीष का एक दोस्त चेतन आता है। चेतन एक मैकेनिकल इंजीनियर रहता है। आशीष चेतन को गांव के बारे में सब बताता है। तब चेतन कहता है, अरे आशीष, हम कल ना पटरी से होते हुए चलते हुए जाकर देखते हैं कि वो पटरी कहाँ तक जाती है। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ, शायद इससे हमें कुछ हासिल हो और हम ट्रेन चालू करने के लिए कुछ कर सके गांव में। दूसरे दिन ही वो दोनों पटरी के ऊपर से चलने लगते हैं। पटरी पर चलते चलते एक जगह उस पटरी के दो ट्रैक दिखाई देते हैं। एक ट्रैक तो गांव में जाती है और दूसरी सीधा जंगल की ओर। आशीष और चेतन पटरी से चलते हुए जंगल की तरफ जाते हैं। काफी देर तक दूर चलते हुए जंगल में जाकर उन्हें एक पुराना ट्रेन का इंजन मिलता है। तब आशीष कहता है, अरे इतना पुराना इंजन यहाँ पर पता नहीं कब से पड़ा हुआ है। अरे ये तो अच्छा हुआ ना, कम से कम इंजन तो मिल गया। लेकिन इसमें क्या अच्छा है दोस्त, ना पटरी काम की है और ना ही ये इंजन काम का। अरे आशीष, इतनी जल्दी हार मत मानो यार। अरे तो और क्या कर सकते हैं, तुम ही बताओ। अरे आशीष, इस पुराने इंजन को हम रिस्टोरेशन करते हैं। मैं तो एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। चेतन की बात सुनकर आशीष को थोड़ी तसल्ली मिलती है। चेतन उस पुराने इंजन को रिस्टोरेशन करना शुरू करता है। खराब और जंग चढ़े हुए पार्ट्स को बदलकर वो उसमें नए पार्ट्स लगाता है। इंजन को नया पेंट भी करवाता है। इस तरह इंजन के रिस्टोरेशन करके एकदम उसे नए जैसे बना देता है और रिस्टोरेशन करके इंजन के डब्बे भी लगवाता है। इस तरह से उनकी एक डीजल ट्रेन तैयार हो जाती है। उस ट्रेन को देखकर आशीष कहता है, अरे चेतन, तुम्हारे हाथों में क्या जादू है, मजा आ गया। क्या मस्त ट्रेन बनाई है तुमने पुराने इंजन से। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। अरे आशीष, ये कोई जादू नहीं, बल्कि मेरी पढ़ाई का ही एक हिस्सा है जो यहाँ पर काम आया है। अब तुम इसे चलाकर गांव वालों की सेवा करो और इससे तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। ये सुनकर आशीष उस दिन से डीजल ट्रेन से लोगों को एक गांव से दूसरे गांव आने जाने के लिए चलाने लगता है। इससे आशीष को भी पैसे मिलने लगते हैं। गांव वालों की काफी समस्या दूर हो जाती है। गांव वाले भी ट्रेन में बैठकर खुशी से सफर करने लगते हैं। वो बहुत खुश रहते हैं। एक बार पंचायत के जो ऑफिसर होते हैं, उनके बेटे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए।
अरे ये कैसा गांव है, मुसीबत के समय अस्पताल ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। तभी ये बात आशीष को पता चल जाती है और वो तुरंत ऑफिसर के घर जाता है और उन्हें कहता है, सर आप घबराइए मत, मैं आपकी मदद करता हूँ। चलिए जल्दी से आप अपने बेटे को साथ लेकर मेरे साथ आइए। आशीष तुरंत ऑफिसर के बेटे को उठाकर ट्रेन में ले जाता है और ट्रेन में बिठाता है और ट्रेन से उन्हें शहर ले जाता है। वहां से उसे अस्पताल पहुंचाता है। इस तरह से आशीष उस ऑफिसर के बेटे की जान बचाता है। तब वो ऑफिसर कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, जब तुम मेरे पास ट्रेन की मंजूरी के लिए आए थे तब मैंने उसे नामंजूरी दी थी, पर आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं भूल गया था उस वक्त की मुसीबत कभी भी किसी के भी ऊपर आ सकती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। कोई बात नहीं सर, पर हाँ अब तो गांव की तरक्की के लिए कुछ कीजिए। हाँ हाँ आशीष, बिल्कुल, मैं आज ही और ट्रेन की मंजूरी के लिए बड़े ऑफिस में दरख्वास्त करता हूँ। ऐसा कहकर वो ऑफिसर धीरे धीरे गांव के लोगों के लिए सुविधाओं का प्रबंध करता है और आशीष भी अपनी डीजल ट्रेन से लोगों की मदद करता है। अंडरग्राउंड टनल। भागलपुर नाम के एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम बाबू था। वो हर रोज एक मंदिर के आगे बैठकर भीख मांगता था। ऐसे ही भीख मांगते मांगते इतने सालों में उसने जो रुपए कमाए उससे उसने एक छोटी सी झोपड़ी खरीदने की सोचा। इसलिए वो गांव के एक रामलाल नाम के आदमी से मिलने जाता है और कहता है, सुनिए रामलाल जी, मुझे एक झोपड़ी खरीदनी है। क्या आपके पास कोई झोपड़ी है जिसे आप बेचना चाहते हैं? अरे यार, सवेरे सवेरे भिखारी से बोहनी करनी पड़ेगी क्या? ठीक है, चल बैठ वहां नीचे और 15,000 रुपए निकाल। बाबू रामलाल को 15,000 रुपए देता है और रामलाल उसे 2 दिन के बाद वापस आने के लिए कहता है। बाबू बहुत खुश होता है कि आखिर वो एक झोपड़ी ही सही लेकिन खुद की झोपड़ी में रहेगा। 2 दिन के बाद बाबू रामलाल के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसे कुछ लोग बहुत मार रहे हैं, उससे कुछ पूछ रहे हैं। थोड़ी देर तक बाबू वैसे ही चुप कर देखता रहता है। कुछ देर के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाबू अंदर जाता है रामलाल उसे जख्मी पड़ा हुआ दिखता है। बाबू उससे पूछता है, अरे रामलाल जी, ये क्या हुआ? किसने किया? मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। नहीं नहीं बाबू, मेरे पास वक्त नहीं है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक झोपड़ी का पता बताता हूँ, तुम उस झोपड़ी में रहना शुरू करो। और सुनो, कोई कुछ भी करे किसी को भी झोपड़ी के अंदर आने मत देना और बहुत ही संभाल कर रहना। लेकिन साहब, ऐसा क्या है उस झोपड़ी में? बाबू रामलाल से पूछता ही रहता है, लेकिन तब तक रामलाल मर चुका होता है। बाबू वहां से रामलाल के बताए पते पर जाता है और झोपड़ी के अंदर जाकर देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी खास नहीं दिखता। वो झोपड़ी एक मामूली झोपड़ी की तरह ही होती है। वो अपना सामान लाकर वहीं रहने लगता है। एक रात को वो सोता है, लेकिन अचानक उसे जमीन के नीचे से कुछ आवाज आती है। बाबू जमीन को कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है कि आवाज कहां से आ रही है। ये देखते देखते वो एक पुरानी लकड़ी की पेटी तक जाता है। बाबू उस पेटी को हटाकर देखता है तो वहां पर एक दरवाजा होता है। वो उस दरवाजे को खोलता है। वो देखता है कि नीचे की तरफ जाती हुई कुछ सीढ़ियां है। वो उस सीढ़ियों से नीचे जाता है। नीचे जाते ही वो देखता है कि कोई बहुत पुरानी सी अंडरग्राउंड टनल है जो बहुत लंबी है। वो उस टनल से अंदर चलता ही जाता है। बहुत दूर जाने के बाद उसे टनल के आखिरी में एक दरवाजा दिखता है। बाबू दरवाजा खोलता है तो उसे एक कमरे में ढेर सारा सोना और हीरे जवाहरात दिखते हैं। अरे बाप रे, इतना सारा सोना, हीरे, ये सब किसका है? अच्छा, अब समझा कि रामलाल जी क्यों संभाल कर रहने के लिए कह रहे थे। बाबू उस टनल से बाहर आ जाता है और दूसरे दिन वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा रहता है। तभी कुछ लोग वहां पर आते हैं और उसे पूछने लगते हैं, अरे सुनो, ये झोपड़ी किसकी है? कमाल करते हो साहब, इस झोपड़ी में मैं बैठा हूँ और फिर भी आप पूछ रहे हैं कि ये झोपड़ी किसकी है। अरे ये मेरी है, और किसकी है? हाँ ठीक है, इतना भाषण देने की जरूरत नहीं। ये झोपड़ी तुमने रामलाल से खरीदी है ना? जी हाँ, लेकिन क्यों साहब, क्या हुआ? वो आदमी बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है, लेकिन बाबू समझ जाता है कि उस खजाने के पीछे वो लोग हैं और इन लोगों ने ही रामलाल को मारा। रामलाल जल्दी से लकड़ी की पेटी को वहां से हटाकर अच्छे से लिपापोती करके उस टनल के दरवाजे को मिट्टी डाल के बंद कर देता है। रात होती है और 2 आदमी बाबू की झोपड़ी में जबरदस्ती घुस आते हैं।
और मार मार कर बाबू को वहां से बाहर निकाल देते हैं। बाबू बाहर से चुपचाप देखता रहता है कि वे लोग झोपड़ी में कुछ खोज रहे हैं। काफी देर तक खोजने के बाद दूसरा आदमी कहता है, अरे सुन, ये रामलाल की झोपड़ी है, लेकिन इस झोपड़ी में वो खजाना नहीं है जो रामलाल ने छुपाया था। चलो दूसरी झोपड़ी में देखते हैं। ऐसा बोलकर वे लोग वहां से चले जाते हैं। बाबू झोपड़ी के पीछे जाकर दूसरी जगह से उस अंडरग्राउंड टनल में जाने के लिए खुदाई करता है और कुछ ही दिनों में धीरे धीरे करके सारा सोना और हीरे जवाहरात निकालकर बड़े शहर में बेच देता है और मिले हुए रुपयों से वो झोपड़ी को छोड़कर एक दूसरे शहर में आलीशान बंगला लेकर वही बस जाता है।